ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 12 तक की वीडियो देख लीजिए, फिर पार्ट 13 देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globaliti.org। ठीक है, वहां पे वेबसाइट ओपन करेंगे, फ्रंट पेज पे ही आपको ओपन करते ही ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, जिस पे क्लिक करके आप फ्री में बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं। उसके बगल वाला ऑप्शन है नीमी क्वेश्चन पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जो टैब पे जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करके वो काम आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना, हल्का सा मैं आपको बता दूं, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा, जैसा कि मैंने बताया था। थोड़ा सा नीचे देखते ही आपको दिखेगा फ्रंट पेज पे आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पीडीएफ, फिटर थ्योरी पीडीएफ, इलेक्ट्रॉनिक फिटर की चाहिए, फिटर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। पूछेगा भाई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का चाहिए, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए और यहाँ पे देख रहे हैं फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ, पार्ट 1 से पार्ट 10 तक पूरे पीडीएफ पड़े हुए हैं। जस्ट इसी के नीचे फिटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए उसकी सीट भी यहीं पे पड़ी हुई, तो दोनों काम बिल्कुल आसानी से एक जगह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई हमारी पीडीएफ की बात। वहीं पे अगर हम बात कर ले किसकी, कि हमें एक सेकेंड, ठीक है, कि टेस्ट कैसे देंगे। चलिए टेस्ट की बात करें तो उसके लिए भी वही है, आप जब मेन वेबसाइट पे जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे स्लाइड करते ही आपको पहले ही दिख जाएगा यहाँ पे आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, पहला टैब वही है मॉक टेस्ट वाला, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नीचे स्लाइड करेंगे, फिर वही चीजें पूछेगा भाई किसका टेस्ट देना है। यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, नीचे को स्लाइड कीजिएगा, स्टार्ट हो गया ना फिटर थ्योरी, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6, जो भी देना है उस पर स्टार्ट पे आपको बस क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना, मतलब बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से सेलेक्ट नेक्स्ट, सेलेक्ट और नेक्स्ट, मतलब अपना क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, जो भी है क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, तो बिल्कुल आसानी से आप टेस्ट भी सीखते हो। बहुत स्मूथ चलता है, आप एक बार करके देखना, इसको मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये होगी टेस्ट की बात। अब हम चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि यह जो नीचे है वो सीट मेटल है, सीट का ज्वाइन है, जिसको जो ग्रूवर है ना, ग्रूवर का टूल का देखिए यह डिजाइन है, जो मैं यह रेड लाइन खींच रहा हूँ यह ग्रूवर है। ठीक है, यही हमारा ग्रूवर का शेप है, यही इसकी डिजाइन है, यह इस आकृति में बना हुआ है। नीचे यह सीट को दबाया जा रहा है और नीचे यह जो है एनविल है, क्या है डियर, एनविल या स्टेक है, जो सपोर्ट प्रदान कर रहा है। जैसे भाई दो सीटों को ज्वाइंट को जोड़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, तो जो सीट है, एक सीट मान लीजिए हमारी ऐसे होगी और दूसरी सीट क्या होगी, दूसरी सीट हमारी इस तरह से मुड़ी गई होगी, तो इन्हीं दोनों हुक को आपस में फंसा करके हम लोग जोड़ते हैं, ये हमारी सीट हो गई। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता रखा हूं ना, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो रखा है, ये हमारी सीट हो गई। तो इन्हीं को हम लोग आपस में जब जोड़ते हैं तो इस ज्वाइंट को दबाने के लिए, यही ज्वाइंट पे दबाया जाता है, इस नीचे कुछ सपोर्ट चाहिए, किस पे रख करके दबाए, तो ये एनविल या स्टेक, हम लोग की पिछली वीडियो में बात हुई थी, एनविल या स्टेक सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसी पे रख करके इसको दबाया जा रहा है। यह हमारा क्या है भाई, यही हमारा क्या है, ग्रूवर है। ठीक है, यही हमारा जो आकृति है, इतना जितना मैंने लाइन खींचा है ग्रूवर है, और इसको हमने इस ज्वाइंट पे रखा है और इस पे फिर हैमर से ऊपर चोट करेंगे तो इस ज्वाइंट को दबा करके लॉक कर देगा। हमने बात किया था कि दो सीटों को आपस में जोड़ना हमारा सिम ज्वाइंट कहलाता है, और इस सिम ज्वाइंट को लॉक करने के लिए ग्रूवर यूज किया जाता है। ग्रूवर की मदद से इस सिम ज्वाइंट को लॉक कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे ये खुले ना। अगर नॉर्मल बस सीटों को आपस में आप फंसा दोगे इस तरीके से, तब तो यह फिर खुल जाएगी ना, तो वो ज्वाइंट हमारा खुले ना, जो दोनों को दो सीटों को आपस में मोड़ करके फंसाना सिम ज्वाइंट कहलाता है। और या खुले ना ज्वाइंट, उसके लिए हम लोग ग्रूवर की मदद से दबा कर रख करके ऊपर से चोट लगाता है, जिससे ज्वाइंट को दबा देता है, सिम को, जो सिम ज्वाइंट है उसको लॉक कर देता है, क्लोज कर देता है, जिससे वो खुले ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो सी है, सिम को क्लोज और लॉक करना है ना, सिम को क्लोज और लॉक करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
अगला देखिए कह रहा है रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। रिविट जो हमारी बनाई जाती है, रिविट ज्यादातर लोग देखे होंगे भाई। रिविट कैसी आकृति की होती है? रिविट हमारी कुछ इस आकृति की दिखती है। यह इसका, यह देखिए ये इसका हेड हो जाता है, सबसे ज्यादा यही रिविट यूज की जाती है, जनरली आप लोग देखे भी होंगे। दूसरी साइड टेल रहता है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं डियर? हेड कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा हमारा टेल कहलाता है। जो बीच वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ जहां से हमारा टेल बन रहा है ना, यहाँ से अगर मान लीजिए टेल बन रहा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो होता है इसका बॉडी या सैंक कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? बॉडी या सैंक भी कहते हैं। यहीं से इसकी लंबाई ली जाती है, ठीक है। और इसका जो साइज अगर रिविट की बात करें तो यह जो बीच वाला है ना, इससे हम लोग डाया होता है। क्या होता है इसका? रिविट का डाया होता है। और रिविट का जो साइज होता है इसी से लिया जाता है। कई बार पूछता है रिविट का साइज, रिविट का साइज किससे लिया जाता है भाई? तो रिविट का जो साइज होता है ना, सैंक के व्यास से या डाया से। तो यह जो रिविट का साइज होता है, जो सैंक है ना, बॉडी या सैंक यही वाला हिस्सा है इतना, तो इसका जो डाया या व्यास होगा वही रिविट का साइज कहलाता है, ठीक है। अब बात हो रही थी यहाँ पे किस मटेरियल का बना होता, तो यह हमारा सबसे ज्यादा जो जनरली बनाया जाता है ना, माइल्ड स्टील। आपकी रिविट हो, आपका नट बोल्ट हो, आपका की हो, की चाबी जो यूज कर रहे थे की, यह सब हमारे जनरली माइल्ड स्टील के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिविट को लोग माइल्ड स्टील के अलावा कॉपर का भी बनाते हैं, ब्रास का भी बनाते हैं, एल्यूमिनियम का भी बनाते हैं, पर ज्यादातर आपको क्वेश्चन में माइल्ड स्टील वाला ऑप्शन मिलेगा। यहां पर भी देखिए वही ऑप्शन है, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील, ठीक है। बाकी इसके पार्ट्स के नाम भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, रिविट का साइज किससे लेते हैं? सैंक या बॉडी की डायामीटर से, व्यास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिविट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए रिविट के रूप में एक्स के रूप में चिन्हित, देखिए यहां से यहां तक पूछ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक इसी को पूछ रखा है। क्या है भाई? मैंने बताया था यह इसका हेड हो गया, टेल हो गया, यह बॉडी या सैंक हो गया, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? यह डाया हो जाएगा, तो इसको पूछा क्या होगा? बॉडी या सैंक। ऑप्शन देखिए बॉडी है या सैंक है? बॉडी दे रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए पिकलिंग क्या होता है, तो देखिए कोई भी धातु है ना, धातु से गंदगी या ऑक्साइड को हटाना, धातु से गंदगी या ऑक्साइड हटाने के लिए, ठीक है, हम लोग पिकलिंग करते हैं। किस लिए करते हैं? धातु से गंदगी या ऑक्साइड को हटाने के लिए पिकलिंग किया जाता है। इसमें दरअसल होता क्या है ना, इसमें हम लोग जो धातु होती है ना, उसको एक अम्ल का घोल होता है, एसिड का घोल होता है, उसमें डुबो करके निकाल लेते हैं, तो ये पिकलिंग कहलाता है। एसिड के घोल में धातु को डुबो करके निकाल लिया जाता है, जिससे धातु की गंदगी और ऑक्साइड साफ हो जाती है, उसी को हम लोग पिकलिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि पिकलिंग करने के बाद धातु को फिर साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि आप गंदगी और ऑक्साइड तो हटा दिए, लेकिन अब उस पर क्या एसिड लग गया। अगर एसिड लंबे समय तक धातु पे लगा रह गया तो उस पर कोरोजन हो जाएगा, वह जंग पकड़ लेगा। इसीलिए पिकलिंग करने के बाद उस पर लगे हुए एसिड को साफ करना जरूरी होता है। स्वेजिंग क्या होता है भाई? तो देखिए स्वेज हमारा एक स्वेज ब्लॉक होता है, ये फोर्जिंग शॉप में यूज किया जाता है ना, जहां मेटल को गर्म करके उसके शेप वगैरह को बदलना, तो एक स्वेज ब्लॉक होता है। स्वेज ब्लॉक हमारा क्या करता है, जो हमारा फोर्जिंग शॉप में जो जॉब होगा उसको सपोर्ट प्रदान करने का काम करेगा, जैसे एनविल और स्टेक प्रदान करे, तो वैसे ही स्वेज ब्लॉक फोर्जिंग शॉप में सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है, या कुछ आकृतियां भी बनाने में मदद करता है जॉब को, किसी आकृति में मोड़ने में भी, ठीक है, इसीलिए सपोर्ट प्रदान कर रहा है ना। लेकिन यहाँ स्वेजिंग की बात किया, स्वेज ब्लॉक की बात नहीं कर रहा है। तो जो स्वेजिंग कह लीजिए, स्वेज होता है, स्वेज हमारा एक फोर्जिंग टूल होता है। स्वेज हमारा क्या होता है? स्वेज एक फोर्जिंग टूल है, स्वेज हमारा एक फोर्जिंग टूल है, ठीक है। यह क्या करता है? धातु को फिनिश और स्मूथ बनाता है, धातु को फिनिश और स्मूथ, चिकना, स्मूथ बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद बारी आती है सीमिंग। सीमिंग क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब दो धातु चादरों को मोड़ करके आपस में जोड़ते हैं तो जो ज्वाइंट बनता है उसी को सीम ज्वाइंट कहते हैं, वही सीमिंग कहलाता है, वही प्रोसेस सीमिंग कहलाता है। मतलब दो धातु चादरों को आपस में जोड़ना, दो धातु
चादरों को सीट को आपस में जोड़ना, ये क्या कहलाता है? टीनिंग कहलाता है। अब बच गया लास्ट, ये टीनिंग क्या है? तो देखिए वही टीनिंग है जो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रखा कि पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन टीनिंग कहलाता है। दरअसल जो हमारा सोल्डर जानते हैं ना, जो रांगा होता है, मैंने आपको बताया था पीछे के पार्ट में कि जो रांगा होता है, जो पतला सा महीन सा वायर होता है जिसको पिघला करके सोल्डरिंग की जाती है, तो उसको हम लोग जनरली अपने लैंग्वेज में रांगा कह देते हैं। तो उसी को हम लोग सोल्डर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिससे सोल्डर किया जाता है, जिसको हम लोग प्लग जिसका लगा देते हैं, वह गर्म जो होता है उसको सोल्डरिंग आयरन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग आयरन। और उस पर जो रांगा होता है जिसको लोग सोल्डर बोलते हैं, जब सोल्डरिंग आयरन के आगे टिप पे पहले हल्का सा लगाया जाता है, तो यह जो रांगा है या जिसको सोल्डर बोला जा रहा है, यह पिघल करके सोल्डरिंग आयरन के टिप पर जब पिघल करके फैलेगा, तो जितना एरिया पे फैलेगा, कवर करेगा, उसको टिनिंग बोला जाएगा। क्योंकि हम लोग हल्का सा पिघला करके उसको फैला कर फिर लगा देते हैं, या फिर जहां पे सोल्डरिंग कर रहे हैं पिघला हुआ सोल्डर के साथ, है ना, तो या फिर कहीं सोल्डरिंग कर रहे हैं वहां पे वो हमारा रांगा पिघल करके जितना दूर फैल के जो एरिया कवर कर लेगा वो टिनिंग कहलाएगा। या आप सोल्डरिंग आयरन के आगे टिप पर अक्सर पिघलाते हो, तो पिघलाने पे जितना हमारा रांगा पिघल के जितना एरिया टिप पर कवर करेगा वो एरिया टिनिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है भारी संरचनात्मक कार्य में, भारी संरचनात्मक हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, ठीक है, भारी संरचनात्मक कार्य में किसका रिवेट का यूज किया जाता था? जो पहला ये ऑप्शन दे रखा है डियर, बिल्कुल सही जवाब होगा पैन हेड रिवेट। ठीक है, यह जो आपको फिगर दिख रहा है ध्यान से देख लीजिए, इस आकृति का हमारा बना होता है क्या? पैन हेड रिवेट इस आकृति का बना होता है। हैवी स्ट्रक्चरल वर्क या भारी संरचनात्मक कार्यों में इसका यूज किया जाता है। स्नैप हेड रिवेट क्या है डियर? तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यह हमारा क्या है डियर? स्नैप हेड रिवेट है। सबसे अधिक ये देख रहे हैं ना इस आकृति वाला, यही वाला रिवेट आप लोग यह नहीं देखे होंगे, यह वाला रिवेट आप लोग देखे होंगे, कहीं ना कहीं लगा हुआ जरूर देखे होंगे। तो यही रिवेट सबसे अधिक यूज किया जाता है, सबसे अधिक यूज होने वाली रिवेट है, सबसे अधिक यूज होने वाली रिवेट है। ठीक है, सबसे अधिक यूज होने वाली रिवेट है। और क्या होता है भाई? ये मजबूत जोड़ बनाती है, यह मजबूत जोड़ बनाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी ऑप्शन है काउंटर संक्रीवेट। यह जो रिवेट आपको दिख रहा है, यह जो रिवेट आपको दिख रही है, यही हमारी क्या है? काउंटर संक्रीवेट है, काउंटर संक्रीवेट है। इसका यूज कहां पे किया जाता है? तो जो काउंटर संक्रीवेट वहां पे हम यूज करते हैं जहां में उसके हेड को छिपाना हो। किसके भाई? यह जो हमारी रिवेट है, रिवेट के हेड के प्रोजेक्शन को छिपाने के लिए, प्रोजेक्शन को छिपाने के लिए। ठीक है, रिवेट के हेड के प्रोजेक्शन को छिपाने के लिए, मतलब इसका रिवेट का हेड जो है बॉडी जहां पर भी जोड़ा जाएगा सीट पे, उसके बाहर नहीं निकलता है। कैसे बाहर नहीं निकलता है? तो दरअसल जो हमारा बॉडी होता है, जिस पार्ट को हमें जोड़ना होता है ना, दो पार्टों को, तो उसमें जो होल होता है, मान लीजिए ये दोनों पार्ट हमें जोड़ने हैं, तो इसमें जो होल बनेगा ना, तो होल करने के बाद ऊपर का सिरा हम लोग क्या करते हैं? कुछ दूरी तक ऐसे वी आकृति में बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? ऊपरी सिरा, मतलब ये दो पार्ट हो गए हमारे, ठीक है, तो जो होल बना था हमने ऊपरी सिरा क्या किया? कुछ दूरी तो वी आकृति में से बड़ा कर दिया। अब क्या होगा? इसका यह वाला सिरा इसके अंदर चला जाएगा, हेड इसके अंदर छिप जाएगा, बाहर दिखाई नहीं देगा। तो यह ऊपरी सिरा ड्रिल करने के बाद ऊपरी सिरा वी आकृति में बढ़ा दिया जाता है, मतलब काउंटर सिंकिंग के द्वारा वी आकृति में बड़ा कर देते हैं, जिससे इसका हेड इसके अंदर चला जाता है और बाहर टकराता नहीं, उसका हेड का प्रोजेक्शन नहीं बनता है। तो ऐसे जहां पे हेड को हमें छिपाना हो तो हम लोग काउंटर संक हेड रिवेट यूज करते हैं। उसके बाद कोनिकल हेड रिवेट है भाई, तो जो यह वाला ऑप्शन है आपका ना, यह वाला जो फिगर है यह कोनिकल हेड रिवेट का है। यह यूज हम लोग कब करते हैं? ठीक है, तो यह हल्के कार्यों के लिए, जैसे वो पहला वाला भारी कार्यों के लिए था, यह हल्के कार्य, लाइट वर्क, हल्के कार्यों के लिए यूज किया जाता है इस रिवेट को, पहली बात। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है, कहाँ यूज करते हो? तो जहां पे हाथ के द्वारा हैमर चला करके, हाथ द्वारा हैमर चलाकर रिवेटिंग करना हो, रिवेटिंग या रिवेट का हेड बनाना, रिवेट का हेड बनाना हो, ऐसी जगहों पे इसका यूज किया जाता है ना, कोनिकल हेड रिवेट। इनका ध्यान रखिएगा। और एक खास बात कि अभी जितना आपने रिवेट देखा ना,
जैसे ये कॉनिकल हेड रिवेट, इसकी लंबाई कहां से कहां तक ली जाएगी, तो देखिए हेड के नीचे से यहां तक, यह जो होगा इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो यह पैन हेड रिवेट है इसमें भी इसका हेड को छोड़ करके लंबाई जब भी नापेंगे, हेड को छोड़ करके यहां से यहां तक, हेड को छोड़ करके लंबाई नापी जाएगी, यह इसकी लंबाई हो जाएगी, यह इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और स्नैप हेड का भी हेड को छोड़ करके, हेड को छोड़ करके इसका जो बॉडी है संख्या या लंबाई होता है, वही हमारी रिवेट की भी लंबाई होती है। लेकिन स्नैप काउंटर संख रिवेट, जो काउंटर संख रिवेट जिसका रिवेट का हेड हम लोग छिपा दे रहे थे, जिसके हेड का प्रोजेक्शन नहीं बन रहा था, यह रिवेट ऐसी होती है जिसकी लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है, तो इसकी लंबाई में इसके हेड को भी मापा जाता है। इसीलिए मैं बता रहा था, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है कि यही ऐसा क्वेश्चन रिवेट है, काउंटर संख रिवेट, जिसमें लंबाई मापते समय उसके हेड को भी मापा जाता है। बाकी सब में उसके हेड को छोड़ करके लंबाई मापा जाता है, लेकिन इसमें उसको हेड को लेकर के लंबाई को मापा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट प्रदान करने वाला टूल कौन सा है। ठीक है, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए पहले बात कर रहा है डॉली, यह वाला टूल हो चाहे यह वाला टूल हो, दोनों में नीचे डॉली यूज किया गया। डॉली हमारा इस आकृति का होता है, रिवेट के हेड के हिसाब से नीचे इसकी आकृति बनी होती है, जिससे रिवेट का हेड इसके अंदर चला जाए। जैसे हमारा एनविल था, स्टेक था, सपोर्ट प्रदान कर रहे थे, वैसे ही हमारा डॉली भी क्या करता है, यही हमारा डॉली होता है जो रिवेट के हेड को सपोर्ट प्रदान करता है। तो दोनों में नीचे हमारा यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, दोनों में डॉली है। ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, डॉली है। और ये देखिए रिवेट है, रिवेट का देखिए ये जो हेड है डॉली की इस वाले हिस्से में आकर के बैठ गया है। तो जब भी हम ऊपर चोट करेंगे तो रिवेट का हेड खराब नहीं होगा, उसका उसी आकृति का यह बना हुआ डॉली में आकृति है, जिससे उसको सपोर्ट प्रदान करेगा, हेड को खराब होने से बचाएगा। ठीक है, वही पूछा भी था कि स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट, तो हेड का सपोर्ट कौन कर रहा है, डॉली कर रहा है। दोनों में हमारा डॉली कर रहा है, ऑप्शन ए से हो जाएगा, यही हेड का सपोर्ट प्रदान करता है, उसे खराब होने से बचाता है। ड्रिफ्ट क्या है, तो देखिए यह जो है आपका ड्रिफ्ट होता है, दो सीटों को, जब दो सीटों में हम लोग होल कर लेते हैं, उनकी रिवेटिंग करनी होती है, तो दो सीटों में होल करने के बाद दोनों सीटों के होल को बिल्कुल एक सीध में लाने के लिए, तभी तो आप रिवेट उसके अंदर डाल पाओगे। तो दो सीटों में हमने पहले होल कर दिया, अब उनमें रिवेट डालना है, तो रिवेट डालने से पहले उन होल को अलाइन करोगे आप, होल को बिल्कुल एक सीध में लाओगे, और होल को बिल्कुल एक सीध में के लिए ड्रिफ्ट यूज किया जाता है, जिसका एंगल 8 डिग्री 19 मिनट होता है, और जनरली ये ज्यादातर ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो जब दोनों होल बिल्कुल एक सीध में आ जाएंगे, किसकी मदद से, ड्रिफ्ट की मदद से, यह भी मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं। जब एक सीध में आ जाएंगे उसके बाद हम लोग रिवेट उसके अंदर डालते हैं। क्या डालते हैं, दो सीट थी हमारी, पहले दोनों सीट में हम होल करेंगे, होल करने के बाद ड्रिफ्ट की मदद से दोनों सीटों को होल को एक सीध में लाएंगे। दो बात होगी। तीसरी बात क्या होगी हमारी, तीसरी बात होगी जब दोनों सीट हमारे होल एक सीध में आ गया, अब उसके अंदर रिवेट डाल दिया जाएगा। रिवेट डालने के बाद एक काम और बचेगा कि जो दोनों सीटें हैं हमारी, यह सीट होगी, यह सीट होगी, दोनों सीट में हमने क्या कर दिया भाई, होल था, होल को पहले हम लोग एक सीध में ला दिए ड्रिफ्ट की मदद से, अब इसमें हमने डाल दिया रिवेट। क्या डाल दिया डियर, रिवेट। रिवेट डालने के बाद हमें क्या जरूरी होता है कि ये जो दोनों सीटें बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक रहे, क्योंकि अगर दोनों सीट के बीच में थोड़ा भी गैप होगा ना, तो दूसरे साइड जब हम हेड बनाएंगे तो आधा हेड यहां बन जाएगा, आधा हेड यहां बन जाएगा, हमारी ज्वाइंट खराब हो जाएगा और सीटों के बीच में गैप रह जाएगा। तो हमारा अब इसके बाद क्या काम है, रिवेट डालने के बाद इन दोनों सीटों को, जिन दोनों सीटों को जोड़ना, उन्हें एक दूसरे के नजदीक लाना। ठीक है, तो उसका काम होता है रिवेट सेट का। अभी मैं पीछे बता चुका हूं, इसमें जो फिगर आप देख रहे हैं रिवेट सेट है। क्या है डियर, रिवेट सेट है। यह क्या करता है, दो सीटों को एक दूसरे के नजदीक लाना, यही इसका काम है। क्या है, दो सीटों को एक दूसरे के नजदीक लाना। फिगर आप लोग देख ही रहे होंगे, देखिए इसका फिगर कुछ इस टाइप से है। ये देखिए यहां से, ये जो मैं ग्रीन कलर से खींच रहा हूं ना, यह है हमारा रिवेट सेट का फिगर, देख लीजिए। आई बात समझ में, यह हो गया हमारे रिवेट सेट का फिगर। तो ये हमारा, इसके अंदर देखिए जो हमारी रिवेट थी, रिवेट का देखिए जो टेल वाला हिस्सा है इसके अंदर चला गया है। जब हम इस पे चोट लगाएंगे तो देखिए यह दोनों हमारी धातु है, जिसको जोड़ना, दोनों सीट को जिन्हें एक दूसरे के नजदीक लाना है। रिवेट डालने के बाद फिर हमने इससे चोट लगाया, तो देखिए रिवेट सेट का यह हिस्सा यहाँ सीट पे टकराएगा और इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला देगा। जब दोनों सीटें बिल्कुल एक दूसरे में चिपक जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं रह जाएगा। अब रिवेट के दूसरे साइड हमें उसका हेड बनाना पड़ेगा। दूसरी साइड भी देखिए इसमें हेड बन गया, इसमें हेड नहीं बना था, पहले उसका सैंग या टेल ही था, अब इधर देखिए हेड बन गया। तो हेड बनाने के लिए हमने जो यूज किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवेट स्नैप।
रिविट स्नैप बोला जाता है ना। इसका देख रहे हैं, इसका फिगर कैसा है तो ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे की आकृति ऐसे बनी हुई है, रिविट की हेड की आकृति बनी हुई है, जिससे रिविट का हेड बनाया जा सके। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे वैसी आकृति, इसकी आकृति इससे खाली थी जिससे इसका हिस्सा अंदर चला जाए और यह सीटों को नजदीक ला सके। और रिविट स्नैप के आगे रिविट के हेड जैसा आकृति बना, जिससे हम जब पीटेंगे तो डॉली नीचे सपोर्ट प्रदान करेगा और ऊपर इसका हेड भी, दूसरी साइड भी टेल भी उसको हेड के रूप में बदल जाएगा और ये हमारा ज्वाइंट तैयार हो जाएगा। तो यह रिविट स्नैप होता है। इसका काम क्या हो गया भाई, इसका काम हो गया, इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया हमारा सीट हेड बनाने के लिए ना, रिविट के दूसरे सिरे पर हेड बनाने के लिए, हेड बनाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये सब हमने यहाँ पे सबके बारे में देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है दिखाए गए रिविटिंग दोष का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे इसका हमसे पूछ रखा है, हम लोग बारी बारी सबका देख रहा है। प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, यह कब होगा तो यह वाला देखिए। अनुचित जुड़ाव मतलब मैंने बताया ना, कभी भी हमें रिविटिंग करनी है तो सबसे पहले दोनों प्लेट में होल किया जाएगा, होल करने के बाद उसमें रिविट डाल लेंगे, रिविट डालने के बाद दोनों सीटों को देखिए, होल करने के बाद रिविट नहीं डालेंगे, क्या करेंगे पहले दोनों सीटों में होल करेंगे, होल करने के बाद दोनों सीटों को होल को एक सीध मिलाएंगे, तब तो रिविट डालेंगे। तो होल को, दोनों सीट के होल को एक सीध में लाने के लिए, लाइन करने के लिए ड्रिफ्ट यूज करते हैं, मतलब ड्रिफ्ट की मदद से होल को एक सीध मिलाया, अब रिविट डाल दिया। अब रिविट डालने के बाद दोनों सीटों को एक दूसरे के नजदीक लाना होगा जिससे जॉइंट सही बन सके, गैप ना रहे। तो सीटों को नजदीक लाने के लिए फिर रिविट सेट हमने यूज किया सीटों को नजदीक लाने के लिए। जब सीटें नजदीक आ गई तो नीचे हमने क्या डॉली भी यूज किया था, जिससे उसके हेड को सपोर्ट प्रदान करे, वो खराब ना हो। उसके बाद फिर नीचे डॉली यूज रहेगा जिससे सपोर्ट मिलता रहे उसके हेड को। अब हम क्या करेंगे, जब सीट नजदीक आ गई तो रिवेट स्नैप यूज करेंगे, फिर दूसरे साइड हेड बना देंगे, तब यह प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। तो ये देखिए प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, इसमें क्या हुआ है, यह है प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे प्लेट बिल्कुल सीधी है, ऊपर देखिए इन दोनों प्लेट के बीच में गैप रह गया था। इस वजह से जब हमने हेड बनाया रिवेट स्नैप की मदद से तो आधा हेड ऊपर बना, आधा हेड जहां गैप रह गया था इसमें बन गया। ये किस वजह से हुआ होगा आप समझ सकते हो। इसका मतलब हम लोगों ने ड्रिफ्ट की मदद से होल को एक सीध में किया, रिविट डाल दिया, रिविट डालने के बाद डायरेक्ट हमने क्या यूज कर लिया, रिविट स्नैप यूज कर दिया। रिविट सेट हमने यूज किया ही नहीं। अगर रिविट सेट यूज किया होता तो दोनों सीटें बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक रही होती, तब ऐसी दिक्कत ही नहीं आती, गैप ही नहीं रहता। इसका मतलब यहाँ पे रिविट सेट यूज करना हम लोग भूल गए थे, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटों का अनुचित जुड़ा हो गया, उनके बीच में गैप रह गया और हेड हमारा आधा ऊपर आधा नीचे बन गया। ठीक है, प्लेटों के बीच में बर, देखिए यह वाला जो फिगर है प्लेटों के बीच में बर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल हमारी सतह चिपकी हुई है, पर यहाँ पर देखिए छोटा छोटा ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लैक सा डॉट, यहाँ पे ब्लैक सा डॉट, दो डॉट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सीटों के बीच में गैप भी दिख रहा है क्योंकि वो बर आ गया है। बर की वजह से क्या हुआ, एक साइड सीट चिपक गई और एक साइड उठी रहेगी क्योंकि बीच में क्या है, बर आ गया। बर किस वजह से आता है, तो जब हमारी जिससे हम लोग सीट को काटते हैं, मान लीजिए शेयर मशीन से काट रहे हैं ना, तो दोनों ब्लेड के बीच में क्या होता है, जब ज्यादा क्लियरेंस हो, जब दो ब्लेडों के बीच में क्लियरेंस ज्यादा होता है ना, तो उसमें जब हम सीट को काटेंगे क्लियरेंस ज्यादा होगा तो बिल्कुल सीधा, ऐसे शार्प बिल्कुल सीधा नहीं कटेगा, वो सीट क्या होगा, एक साइड को थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ऐसे सीट काटते समय ऐसे बिल्कुल सीधा ना कट करके क्या होगा, सीट हल्का सा मुड़ जाएगी। तो यह जो हिस्सा थोड़ा सा सीट नीचे को मुड़ जा रही है, यही देखिए यहाँ पे आके टकरा रही है, तो दोनों के बीच में बर, मतलब यही बर का काम कर रहा है, बीच में आ जा रहा है और सीटों को बैठने नहीं दे रहा, एक दूसरे पे अच्छे से चिपकने नहीं दे रहा, गैप आ जा रहा है। तो ऐसा जब होता है तो हम लोग बोलते हैं कि दो सीटों के बीच में बर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो हमारी शेयरिंग मशीन थी उनके दोनों ब्लेड के बीच में ज्यादा क्लियरेंस था। जैसे आप कैंची यूज करते हो घरों पे ना, अगर कैंची में देखते हो दोनों ब्लेड बिल्कुल सही होती है तो बिल्कुल अच्छे से कटाई करती है, एकदम मस्त काटती है। पर अगर कैंची थोड़े में जो स्क्रू वहां पे लगा होता है दोनों के लीवर पे चलते समय, वो हल्का सा लूज हो रहा है तो उनके ब्लेडों में हल्का सा गैप आ जाएगा। जिस कैंची के दोनों ब्लेड के बीच में थोड़ा क्लियरेंस आ जाएगा, गैप, क्लियरेंस मतलब गैप आ जाना, तब आप उससे काटोगे तो ऐसे कटाई नहीं करेगा, काटेगा तो नीचे को मोड़ देगा, वही बर आ जाएगा। ठीक है, अगला है रिविट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है, तो इसमें यह फिगर देखिए, यह वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ देखिए यह रिविट का सैंक है, भाई यही तो सैंक होता है, बताया था बॉडी सैंक कहते हैं, और इसका सिरा है, यह सिरा है। देखिए जितना दूरी इधर है सैंक से उतना ही दूरी इधर है, मतलब बिल्कुल सेंटर में, इसका सेंटर हेड का और सैंक का दोनों का सेंटर सेम है। लेकिन ऊपर देखा जाए जब हमने हेड बनाया, देखिए सैंक से यहाँ तक इतनी गैप और यहाँ पे इतना थोड़ा था, मतलब इधर ज्यादा हेड निकला हुआ इधर कम, और ये सैंक का भाई सेंटर चला गया। पर यह जो हेड दूसरा वाला है, अगर आप इसका सेंटर लेना चाहोगे तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे आएगा, तो दोनों का सेंटर क्या हो गया, अलग हो गया। तो रिविट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं, इसका सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं, थोड़ा साइड हो गया।
ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, फिगर देख करके आप पकड़ दोगे। रिवेट का सिरा प्लेट के लंबवत नहीं है, ये वाला फिगर देखिए भाई। बाकी में क्या था, जो हमारी ये प्लेट थी और प्लेट पे लंबवत, दोनों क्या बिल्कुल एकदम रिवेट का जो रिवेट लगा है वो प्लेट के बिल्कुल लंबवत लगा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, यह देखिए इसका होल जो है इधर चला गया है और यह होल इधर आ गया। देखिए नीचे वाली सीट का होल यहां से लेकर के यहां तक है, ऊपर वाली सीट का होल यहां से लेकर के यहां तक है, थोड़ा सा गैप। अगर ऊपर वाली सीट हल्का सा हम लोग लेफ्ट खिसका देते या नीचे वाली सीट हल्का सा राइट खिसका देते तो अब यह बिल्कुल लंबवत आ जाता। लेकिन सीट हमारा क्या हो गया, दोनों के बीच यह जो होल है हमारा ना, दोनों के बीच में यह जो होल है यह बिल्कुल एक सीध में नहीं, अलाइन नहीं है। इस वजह से हमारी रिवेट टेपर हो गई। रिवेट क्या हो गई, प्लेट के लंबवत नहीं है, टेपर हो गई। ठीक है, ये किस वजह से ये कमी आई होगी, इसका मतलब हमने इन दोनों सीट में होल करने के बाद ड्रिफ्ट नहीं यूज किया। अगर ड्रिफ्ट हम लोग यूज किए होते तो दोनों होल बिल्कुल एक सीध में होते, फिर रिवेट हमारी सीधी जाती, तिरछा नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला जो है ये वाला फिगर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए, देखिए स्प्रिंग कंपास कौन सा है डियर, फिगर एक बार मैं जरा देख लूं क्लियर दिख रहा है क्या, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए स्प्रिंग कंपास जो है ना यह वाला है, यहां पर जो होता है हमारा, इसको देखिए कई बार पूछता है एग्जाम में, इसको पेग कहते हैं। ठीक है, और यह गोल कमानीदार स्प्रिंग होता है और यहाँ पे एडजस्टिंग नट होता है। जब तक हम लोग नट को घुमाएंगे नहीं तब तक इसका साइज कम ज्यादा नहीं होगा। तो यह स्प्रिंग कंपास में फायदा होता है कि एक बार साइज को भर करके हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी ट्रेमल की। देखिए ट्रेमल के दो फिगर है, यह वाला फिगर भी ट्रेमल का है और यह वाला फिगर भी ट्रेमल का है। यह भी ट्रेमल है और यह भी हमारा ट्रेमल है। दोनों में फर्क क्या है, तो एक में जो है हम लोगों ने वुडन यूज किया है, बीम के रूप में वुडन लकड़ी यूज किया है, और एक में हमने रॉड यूज किया है बीम के रूप में। तो दोनों ही हमारा ट्रायमल है। दोनों में नीचे में देखिए नुकीला पॉइंट है नीचे, इसमें भी दोनों में नुकीला पॉइंट है नीचे। इसका यूज किया जाता है जब बड़े व्यास का हमें सर्कल बनाना या चाप लगाना हो। जो क्वेश्चन में पूछा था कि किसी को एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए हमारा ट्रायमल होता है। ठीक है, ये दोनों ट्रायमल का, एक रॉड वाला हमारा बीम है और एक में वुडन वाला, दोनों फिगर ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा ट्रेमल। विंग कंपास क्या देखिए दो है, एक साधारण कंपास है, एक विंग कंपास। तो यह वाला जो फिगर है ना ऑर्डिनरी है, मतलब साधारण कंपास है, और विंग कंपास, तो यह दोनों जो है हमारे, यह दोनों हमारे क्या है, विंग कंपास है। क्या आइडिया, विंग कंपास है। देख रहे हैं ना, दोनों सेम ही है, बस मैंने अलग अलग ले रखा कि थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा था। यहाँ पे देख रहे हो विंग नट, विंग कंपास में विंग नट लगा जिससे हाथ की मदद से इसको टाइट या लूज किया जा सके। देखिए साधारण कंपास में क्या दिक्कत है कि इसमें दो नुकीला पॉइंट था, लेकिन इसको हाथ के बल से खोला या टाइट किया जा सकता है। तो हाथ के बल से इसे भी खोलेंगे या टाइट करेंगे। स्प्रिंग वाले में क्या था, नट की मदद से कम ज्यादा हो रहा था। लेकिन विंग कंपास, ये साधारण कंपास है, ये विंग कंपास है, दोनों को हम लोग हाथ के बल के द्वारा ही खोलेंगे या बंद करेंगे। लेकिन फर्क क्या है कि इसमें अगर एक बार कोई साइज भर लिया जाए तो हाथों का बल लगते ही गलती से दब जाए या कुछ हो तो इसका साइज बदल सकता है। लेकिन विंग कंपास में क्या फायदा है कि यहाँ पे देखिए विंग टाइप पे लगा होता है। जो साइज हम एक बार ले लिए हैं, फिर यहाँ पे इस नट को टाइट कर देंगे। जब इस नट को टाइट कर देंगे तो टाइट या लूज नहीं होगा। जब तक इस नट को ढीला नहीं करेंगे तब तक यह फिर कम ज्यादा नहीं होगा। तो इसको कोई भी साइज भरने के बाद इसको टाइट कर देते हैं तो वहां पे फिक्स हो जाता है। तो इसको भी एक बार भर के कई बार यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो विंग कंपास हो गया, साधारण कंपास हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। भाई अभी जस्ट मैंने बताया, यह सब देखिए पार्ट में पहले ही बता चुका हूं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, लीवर हैंडल कहते हैं डियर। क्या कहते हैं, लीवर हैंडल बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ जो है हमारा लोअर ब्लेड है, लोअर ब्लेड, और यहाँ पे जो ऊपर वाला है, कटाई कहाँ कर रहा है, ये कटाई कर रहा है, ये जो ब्लेड है हमारा अपर ब्लेड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारी बेस प्लेट होती है, इसकी बेस प्लेट हो गई। यहाँ पे अगर कभी कभी पूछ दे पीछे वाला हिस्सा सबसे ऊपर तो बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। और यह वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्लैंपिंग डिवाइस है, कहीं कहीं पे क्लैंप भी बोल देता है, क्लैंपिंग डिवाइस। ठीक है, सारे पार्ट्स के नाम हो गए। तो मैंने अभी आपको बताया बर क्यों बनता है। मैंने बोला कि यह जब दोनों ब्लेडें आपस में काट रहे, देखिए दिखाया कि एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, नीचे वाली ब्लेड होगी, ऊपर वाली ब्लेड होगी। अगर दोनों के बीच में देखिए गैप दे रहा है कि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे की सीध में आ रही है तो इतना ज्यादा गैप है,
दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट करके दिखाया गया कि इतना गैप है। जब गैप ज्यादा हो जाएगा, क्लियरेंस ज्यादा होगा, जब ये काटेगी तो इस तरह से धातु हमारी नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, बर बन जाएगा। तो जब दोनों की ब्लेड के बीच में गैप ज्यादा हो जाए, क्लियरेंस ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, भाग एक्स का नाम क्या है? इस भाग का नाम पूछ रखा। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बता दिया, लीवर हैंडल, अपर ब्लेड, लोअर ब्लेड, बेस प्लेट, बॉडी, और ये क्या था, क्लैंपिंग डिवाइस है, क्लैंप। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्लैंपिंग डिवाइस है, क्लैंप। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है, सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है? ये क्वेश्चन अभी पीछे आया हुआ था भाई। ये हमारे पास ग्रूवर है। ग्रूवर क्या कर रहा था, जब दो सीट मेटल को हम लोग मोड़ करके आपस में जोड़ रहे थे, तो जो सिम ज्वाइंट बन रहा था, उसी सिम ज्वाइंट को इसको लॉक करना या क्लोज करना किसका काम था? ग्रूवर का काम था, जिससे वो ज्वाइंट खुले ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ सिम, सिम को क्लोज करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आसान क्वेश्चन है, सब पीछे रिपीटेड है, इसलिए जल्दी जल्दी हो जा रहा है। हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिवेट का उपयोग किया जाता है? हल्की असेंबली का काम बात कर रहा है, सारी रिवेट के बारे में बता चुका हूं। या पैन हेड रिवेट है, भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए स्नैप हेड रिवेट सबसे अधिक यूज होता है, मजबूत जोड़ बनाता है। काउंटर संक रिवेट यह होता है हमारा, ठीक है, जहां पे रिवेट के हेड के प्रोजेक्शन को छिपाना हो, इसकी जो लंबाई मापी जाती है, इसमें हेड भी शामिल होता है, बाकी में हेड शामिल नहीं होता है, हेड को छोड़ करके लंबाई मापते हैं। कोनिकल हेड रिवेट, जहां पे हाथ के द्वारा हैमर चला कर रिवेटिंग करनी हो, ठीक है, या फिर हल्के कामों के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे हल्का वाला पूछा भी था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोनिकल हेड रिवेट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिवेट के हेड के दूसरे छोर को हेड बनाने के लिए, यह भी पहले बात हो चुका है, डॉली, यह नीचे दोनों में डॉली है, डॉली हमारा रिवेट के हेड को सपोर्ट प्रदान करता है। ड्रिफ्ट हमारा दो सीटों के होल को एक चीज में लाने के लिए यूज किया जाता है। रिवेट सेट दो सीटों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए यूज किया जाता है। रिवेट स्नैप यह वाला है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यही है ना, इसमें रिवेट का जैसा हेड होता है वैसी आकृति इसके अंदर बनाई जाती है रिवेट स्नैप वाले में। यही हमारे रिवेट का हेड बनाने के लिए यूज किया जाता है, मैंने पीछे बताया अभी था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीट मेटल वर्क में इस नॉच का क्या नाम है? यहाँ पे जो नॉच काटा गया है, दरअसल नॉच यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले आकृति को देखेंगे थोड़ा समझ में आएगा। ऐसे दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे आकृति दिखा रखा है ना, तो देखा जाए तो यहाँ पे कैसे बन रहा भाई, इस टाइप से ना, ठीक है। तो एक इधर फ्लैट, एक इधर, और दो इधर भी तो रहा होगा, मतलब जब इस सीट को हमें इस टाइप से बनाना रहा होगा, पहले सोचिए कि ये सीट रही कैसी होगी, यह सीट हमारी रही कैसी होगी, तो यह हमारे सीट लगभग इस टाइप से रही होगी। पहले यह सीट हमारे पास रही होगी स्क्वायर, हमें इस टाइप से मोड़ना था अगर उसे, तो जो ओवरलैप हिस्सा करता है उसी को काट के निकाल देते, उसी को नॉच कहते हैं। मैंने बताया था नॉच का मतलब नोचना, कि जब कोई सीट मेटल हम लोग मोड़ करके बनाते हैं, तो जो हिस्सा ओवरलैप करता है उसको काट के निकाल दीजिए, वही नॉच कहलाता है। तो पहले यह सीट इस तरह से रही होगी ना। अब हमने क्या किया, इस सीट को हमें इस आकृति में बनाना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, इधर से भी मोड़ेंगे, फिर यहां से मोड़ा जाएगा, फिर यहां से मोड़ा जाएगा, चारों जगह से मोड़ेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब यहां से मोड़ दोगे, फिर यहां से मोड़ना चाहोगे, तो ये हिस्सा ओवरलैप करेगा। ऐसे कॉर्नर पे यहाँ ओवर, चारों कॉर्नर ओवरलैप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर से जो है कुछ हिस्सा काट करके निकालेंगे, जैसे इसका ये वाला हिस्सा काट करके निकाल दिया जाएगा, इसका ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये वाला हिस्सा, फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा। चारों कॉर्नर से जब काट के निकालेंगे तो ये कैसा निकलेगा, ऐसे स्क्वायर आकृति निकलेगी ना। कहाँ से, हर जगह से, कॉर्नर से स्क्वायर आकृति। तो कैसी स्क्वायर आकृति निकल रही, स्क्वायर आकृति काट करके निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर नाच, मैंने बताया था जैसी आकृति काट करके निकालते हैं वही उसका नाम रख दिया जाता है। तो स्क्वायर आकृति काट रहे, स्क्वायर नाच हो जाएगा। काटने के बाद सीट हमारी कैसी बन जाएगी, काटने के बाद सीट हमारी कुछ इस आकृति की बन जाएगी। ना चारों कोना, अब देखिए चारों आराम से इधर से खड़ा हो जाएगा, इधर से खड़ा हो जाएगा, इधर कोई भी हिस्सा ओवरलैप नहीं करेगा, और फिर इस तरह से खड़ा हो जाएगा। चारों हिस्सा को हम लोग चारों साइड से यहाँ से मोड़ के क्या कर देंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। आई बात समझ में? तो हमने कैसी आकृति निकाली, चारों कोनों से स्क्वायर आकृति काट के निकाली, तो स्क्वायर नाच कहलाएगा। वी नाच क्या होगा, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं भाई। वी नाच में हमने क्या पढ़ा था कि वी नाच में हमारी कोई सीट होती है इस तरह से, जब सीट को हमें बीच में से मोड़ना हो और यहां से मोड़ना हो, ठीक है, यहां से मोड़ करके जब बीच में मोड़ना चाहेंगे, पहले इधर से मोड़ेंगे, खड़ा हो जाएगा 90 डिग्री पे, इधर से मोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे हिस्सा ओवरलैप करता है, जो हिस्सा ओवरलैप करता है उसको हम लोग क्या करते हैं,
ऐसे ऐसे काट करके निकाल देते हैं। 45 डिग्री 45 डिग्री मतलब टोटल 90 डिग्री पे काट करके किस आकृति का कट करके निकला, वी आकृति का कट करके निकला, इसीलिए इसको वी नॉच बोल दिया जाता है। ठीक है, स्लैंट नॉच क्या होता है, देखिए स्लैंट नॉच का मतलब है तिरछी नॉच। अगर कोई सीट है हमारी, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करें, ऐसे तिरछा काटे, ऐसे काट करके, कौन से ऐसे ऐसे तिरछा काट करके निकाल दे रहे हैं, स्लैंट नॉच कहलाएगा। स्ट्रेट नॉच कब कहलाएगा, स्ट्रेट नॉच हमारा तब कहलाएगा जब हम लोग क्या करें, सीधा काट करके निकाले। कैसे, सीधा, अगर मान लीजिए हमारी सीट है, इसको हमें मोड़ना, हम इस पे सीधा कट लगा रहे हैं, सीधा कट लगा देंगे तो स्ट्रेट नॉच। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पैनल बिटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। देखिए ब्रास मैलेट, रबर मैलेट, लकड़ी का मैलेट, बॉसिंग मैलेट। देखिए पैनल बिटिंग को हॉलो करना मतलब एक तरह खोखला बनाना। कोई पैनल है उसको ठोक करके खोखला टाइप का ऐसे उभार लिए होना, मतलब बाउल, कटोरा टाइप है। कटोरा देखे ना, बाउल ऐसे इस टाइप से कटोरा होता है ना, उल्टा कटोरा हमें बना दिया ना, ऐसे सीधा कटोरा होता है, ये हमारे पास सीधा कटोरा होगा, तो इसी को मैं उल्टा कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि ऐसे बाउल टाइप का बनाना है। इस तरह से हमें बाउल टाइप की आकृति बनाना है, खोखला, पैनल बिटिंग को हॉलो करना है, खोखला टाइप का बनाना है, तो ये बॉसिंग मैलेट है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं बॉसिंग मैलेट का है, इसी का यूज किया जाता है। इसको पीट देंगे, अंदर मारेंगे तो क्या करेगा, अंदर से ऐसे उभार टाइप का बना देगा, तो ये बॉसिंग मैलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, वुडन मैलेट, लकड़ी का मैलेट, तो यह देखिए हमारा वुडन मैलेट या लकड़ी का मैलेट होता है। इसका यूज हम लोग जरूरत है सीट मेटल में करते हैं। लकड़ी के हथौड़े को हम लोग क्या कहते हैं, वुडन मैलेट कहते हैं। मैलेट भी बोल दे तो इसका मतलब लकड़ी के हथौड़े की बात कर रहा है। किसकी, लकड़ी के हथौड़े की बात कर रहा है। इसका यूज किया जाता है सीट मेटल में। सीट मेटल में जब हम किसी नॉर्मल हैमर से चोट लगाएंगे तो सीट पे निशान आ जाएंगे। पतली पतली सीटें होती हैं, उस पर नॉर्मल हैमर से चोट लगा तो उस पर सीट पे निशान आ जाएगा, वो भद्दा लगने लगेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैलेट यूज करते हैं, लकड़ी का मैलेट यूज करते हैं। इससे सीट मेटल को पीटने पर, स्ट्राइक करने पर उस पर निशान नहीं आते हैं। बाकी ये ब्रॉस मैलेट, रबर मैलेट, यह भी हमारा सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी हमेशा की तरह यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। मैंने बोला है कि जब भी आपकी क्वेश्चन क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए, वीडियो खत्म होती है, आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना। कौन सी वेबसाइट पे, इससे www.globality.org वेबसाइट पे जाइए। वहां पर होम पेज पे आपका निमी मॉक टेस्ट से पहला ऑप्शन जो है, टेस्ट पे क्लिक कीजिए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे और कमेंट करके बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन तय किया। अगर आपने इस तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने चीजों को पढ़ा और इस तरह से फॉलो किया ना, तो आप देखना फिर एग्जाम में आपको इसका एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।